दोस्तों, बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट और उसके बाद आगे आकर नाम लेकर सीजेआई के खिलाफ जो बोला था, उससे उनकी मुसीबत तो बढ़ी हुई है। लेकिन ये शुरुआत कहां से हुई वो सोचिए। जी हां, इस देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब ने यह चर्चा छेड़ी थी संविधान के आर्टिकल 142 को लेकर, जो उन्होंने बोला था, और उसी के बाद सुप्रीम कोर्ट को लेकर एक के बाद एक बयान निकलकर सामने आ रहे थे। लेकिन खबर अब यह नहीं है। खबर यह है कि निशिकांत दुबे के साथ साथ धनखड़ साहब के खिलाफ भी अवमानना के मामले को लेकर एक मांग कर दी गई है। इसी को मैं दिखाने जा रहा हूं कि जब वो बोले, उन्होंने सोचा नहीं होगा। वो याद दिला रहे थे सुप्रीम कोर्ट की को उनकी हदें, लेकिन उपराष्ट्रपति की भी अपनी एक सीमाएं हैं। क्या वो भूल गए थे उनको? क्योंकि जो अवमानना की कार्रवाई की मांग के साथ चिट्ठी थमाई गई है, उसमें काफी कुछ ऐसा लिखा है जो शायद उपराष्ट्रपति महोदय को पसंद ना आए। यही नहीं, आपको दिखाने जा रहा हूं कि 256 ऐसे स्मारक हैं जो वक्फ के हवाले में है, लेकिन नया वक्फ कानून लागू होगा तो उसके हिसाब से माना जा रहा है कि 256 वो सारे के सारे जो प्रॉपर्टीज हैं वो वक्फ से छिन जाएंगी। इसी के साथ कई और महत्वपूर्ण खबरें भी आपको दिखाने जा रहा हूं कि आखिरकार अखिलेश यादव ने वो कौन सी कुंडली खोल दी जिसके बाद उत्तर प्रदेश में हड़कंप मच गया है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले मैं खबर दिखाने जा रहा हूं क्योंकि आपको मालूम है कि निशिकांत दुबे के लिए तो दे दिया, अब अटॉर्नी जनरल के पास चिट्ठी पड़ी हुई है। वही नहीं, एक और चिट्ठी भेजी गई है कि निशिकांत दुबे को लेकर जल्दी फैसला लीजिए, जल्दी लीजिए फैसला। भी इस तरह का दबाव है। लेकिन इन सब के बीच क्या हो रहा है? जगदीप धनखड़ साहब के लिए भी एक चिट्ठी पहुंच गई है। चिट्ठी क्या है, पहले पढ़िए। बिफोर द ऑनरेबल अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया, नई दिल्ली से एडवोकेट हैं, 47 साल के सुभाष साहब। और किन के लिए है ये? रिस्पोंडेंट कौन है? पिटिशनर है सुभाष, और दूसरे हैं जगदीप धनखड़ साहब, वाइस प्रेसिडेंट है, रिस्पोंडेंट है। इनके लिए भेजी गई है और ये बकायदा इनके लिए क्या क्या लिखा है मैं बता देता हूं। लुटियंस मीडिया की ये ने ट्वीट किया, कोर्ट की अवमानना के मामले में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ केस चलाने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर विवादास्पद टिप्पणी करने के लिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ केरल के अधिवक्ता ने अवमानना की कार्रवाई की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि इस तरह के बयान वाकई बड़े गंभीर हो जाते हैं। आप मुझे खुद बताइए, अचानक से जगदीप धनखड़ साहब को होता क्या है? और वो भी तब जब थोड़ी देर पहले, 2 दिन, 4 दिन, हफ्ता भर, 10 दिन, 1 महीना नहीं, थोड़ी देर पहले, घंटे 2 घंटे पहले ही सुप्रीम कोर्ट एक मामले को लेकर फैसला सुनाता है। सुप्रीम कोर्ट सुनाता है वक्फ संशोधन कानून को लेकर। उसके 2 घंटे के बाद एक कार्यक्रम में जाते हैं और वक्फ संशोधन कानून को लेकर कुछ नहीं बोलते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़े कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनको लेकर सवाल खड़े कर देते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने गलत कहा या सही कहा। आप सोचिए, वो खुद अपने उस बयान में ये मानते हैं कि ऐसा करने की पूरी ताकत सुप्रीम कोर्ट के पास है, क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 142 कहता है। अब खुद सोचिए, देश के उपराष्ट्रपति जो संविधान की शपथ लेकर उपराष्ट्रपति पद पर आसीन हुए हैं, वही संविधान के बारे में, उन्हीं आर्टिकल से उन्हें दिक्कत होने लगती है। यह हमारे देश के उपराष्ट्रपति की हालत है। अब उनके खिलाफ जो है केस चलाने की मांग की गई है कि उन्होंने अवमानना की है। और मेरा मानना है, वो कोई भी हो, किसी को भी किसी का अपमान करने की, और संवैधानिक संस्थाएं अगर हैं तो कोई इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। सीमाएं तो आपने याद दिलाई सुप्रीम कोर्ट को, आपने याद दिलाई सुप्रीम कोर्ट के जज को कि उनकी क्या हदें हैं। लेकिन एक उपराष्ट्रपति की भी तो अपनी हद होगी, या वो किसी को भी कुछ भी बोल सकते हैं? नहीं ना, क्योंकि संविधान का आर्टिकल 142 उन्हें इस बात की इजाजत देता है। लेकिन आइए आगे दिखाते हैं। प्रभाकर कुमार मिश्रा भी लिखते हैं, उपराष्ट्रपति के खिलाफ कोर्ट की अवमानना का मामला चलाने की मांग। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी को लेकर केरल के वकील ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई के लिए अटॉर्नी जनरल से सहमति मांगी है। यानी एक तरफ निशिकांत दुबे का मसला तो गया ही है, अब जगदीप धनखड़ साहब के खिलाफ भी केस चलाने की, कि इन्होंने कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट किया है। इस तरह से नहीं, सार्वजनिक तौर पर भी नहीं, और वैसे भी नहीं कहना चाहिए था। और खासकर जब आप संवैधानिक पद पर बैठे होते हैं तब तो बिल्कुल नहीं। और ये जानते हुए भी कि आपने उस बयान में एक अनुच्छेद का जिक्र किया है जो संविधान में सुप्रीम कोर्ट को ताकत देता, उसके बावजूद आपने टिप्पणी की, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने उसी अनुच्छेद का अनुपालन करते हुए जो करना चाहिए वो किया। लेकिन आपने अपनी सीमाओं को भूला ना, तो इसके लिए क्या होना चाहिए इसमें लिखा गया है। याद करिएगा, हाल ही में बड़ी दिक्कत में थे, बहुत परेशान थे और नाराज भी हुए थे। जगदीप धनखड़ साहब के खिलाफ महाभियोग चलाने की मांग की गई थी, याद है आपको? तब बड़े दिक्कत में थे
कि विपक्ष के आप कर क्या रहे थे? आप राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं, देश के उपराष्ट्रपति। उस हिसाब से आप राज्यसभा में कर क्या रहे थे? एक एक जो विपक्षी सांसद सवाल उठा रहा था उसे बाहर किया जा रहा था। जब विपक्ष अपनी तरफ से अपनी ताकत का प्रदर्शन करने पर आया तो बड़ा चीजों को बताया जाने लगा कि ये चीज है, वो चीज है, तमाम चीज है। लेकिन अब तो बताएंगे ना कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट है या नहीं। चलिए एक और खबर है। अब ब्रजेश सिंह है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के एडवोकेट हैं। क्या हुआ है? प्रभाकर कुमार मिश्रा ने इस खबर को बताया कि निशिकांत दुबे के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई के लिए मंजूरी की मांग के लिए अटॉर्नी जनरल को एक और चिट्ठी पहुंची है। सुप्रीम कोर्ट के वकील ब्रजेश सिंह ने अटॉर्नी से मांगी है मंजूरी। ब्रजेश सिंह ने पश्चिम बंगाल से बीजेपी विधायक अंगमित्रा पॉल के खिलाफ भी अवमानना की कार्रवाई चलाने की मांग की है। यानी न केवल निशिकांत दुबे बल्कि एक और व्यक्ति हैं बीजेपी विधायक अंगमित्रा पॉल, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की गई है, क्योंकि उन्होंने हाल ही में एक बयान दिया था, ऐसा ही एक बयान दिया था। अभी हमने दिखाया भी था आपको। अब आइए आरजेडी की तरफ से बताया गया क्या है। ये ट्वीट किया गया है, ये इंडिया वॉच का ट्वीट है, जिसमें बताया गया कि इस दौरान हालात क्या है। चिंता तो इस पर जतानी चाहिए थी हमारे देश के उपराष्ट्रपति को, लेकिन उन्होंने दिक्कत इस बात की थी कि सुप्रीम कोर्ट इस तरह के आदेश कैसे दे सकता है। मुझे लगता है उपराष्ट्रपति होने के नाते देश में जो घटनाएं घट रही हैं उन पर ज्यादा, जैसे मणिपुर को लेकर चिंता जतानी थी, नहीं जताई उस लेवल पर। उनको जहरीले बयान, नफरती बयान जो दे रहे हैं उनके खिलाफ बोलना चाहिए थे, लेकिन उन्होंने नहीं बोला। वो तो कहते हैं देश तरक्की कर रहा है पिछले 10 सालों में। अब आइए इसमें बताया गया है कि योगी आदित्यनाथ 86, नरेंद्र मोदी साहब 63, प्रधानमंत्री और एक मुख्यमंत्री, अमित शाह इस देश के गृह मंत्री 58, हेमंत बिस्वा शर्मा 36, टी राजा सिंह 32। ये ऐसे ऐसे बयान दिए गए हैं, कितने विषैले बयान दिए गए हैं सोचिए, हम जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक का नाम है। ये क्या करने आए? ये विकास की बात करते हैं या विष फैलाते हैं? अब आप खुद समझिएगा। अब आइए अगली एक खबर दिखाने जा रहा हूं। ये दैनिक भास्कर की एक पूरी रिपोर्ट है। रिपोर्ट में क्या है मैं पहले आपको समझा देता हूं। इस रिपोर्ट में ये लिखा है मुस्लिम स्पेस की, डॉक्यूमेंट नहीं तो वक्फ से छिनेंगे 256 राष्ट्रीय स्मारक, नए वक्फ एक्ट से खत्म होगा दावा। दिल्ली में उग्रसेन की बावली हो या पुराना किला, महाराष्ट्र में प्रतापगढ़ गोंदिया फोर्ट हो या बुलढाना के फतेह खेड़ा मस्जिद, अब इन पर वक्फ का दावा खत्म हो जाएगा। यही नहीं, देश में 256 राष्ट्रीय स्मारक हैं जिनका वक्फ के हाथ से निकलना तय माना जा रहा है। ये सभी एएसआई संरक्षित राष्ट्रीय स्मारक हैं जिन पर वक्फ बोर्ड ने भी दावा कर रखा है। इसे पहले कभी मुस्लिम धर्म के लोग इस्तेमाल करते थे, इसलिए वक्फ बाय यूजर नियम के तहत बोर्ड ने इसे अपनी प्रॉपर्टी बताया। अब वक्फ कानून के तहत वक्फ बोर्ड को अगले 6 महीने में अपनी सभी प्रॉपर्टीज की डिटेल और डॉक्यूमेंट्स सेंट्रल ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना होगा। अगर वक्फ बाय यूजर वाली प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तो उन पर बोर्ड का दावा खुद ब खुद खत्म हो जाएगा, वो एएसआई के पास चली जाएगी। समझ गए खेल क्या था? ये वो खेल है जिन खेलों का जिक्र चुपके से किया नहीं, करा ही नहीं, जिक्र नहीं करे, अंदर खाने कर दिया, चुपचाप बैठे रहो, किसी को पता नहीं लगेगा। वही वाला खेल था। अब देखिए एक एक करके सारी चीजें होने जा रही हैं। अब जरा एक बयान सुनाने जा रहा हूं, पहले वो बयान सुनिए, कौन है, क्या है, क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। अब मौसम जो है इस हुकूमत का सिर्फ और सिर्फ एक छतरी है, वो है सुप्रीम कोर्ट। अगर खुदा न करे ये साया भी हमारे सर से उड़ जाए तो हम खुद ही मुल्क छोड़ के चले जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की एक आस है। बड़ी बात कह रहे हैं हाँ, नहीं मैं आपसे फैक्ट कर रहा हूँ। सिर्फ कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, इसके सहारे हम यहाँ। दरअसल ये तबरेज मुनव्वर राना है, अब समझ गए, मुनव्वर राना के बेटे हैं। उन्होंने कहा इस खराब हुकूमत में अल्पसंख्यकों के लिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही एक छतरी है। अगर ये साया भी हमारे सिर से उठ गया तो हम खुद ये मुल्क छोड़कर चले जाएंगे। ये हालात पैदा किए हैं आपने, तरक्की करवाएंगे आप, हैं? ये तरक्की के है, बताइए कि कहना पड़ रहा है लोगों को, और इस पर खुश होने वाली बात नहीं है। जो लोग खुश हो रहे हैं ना, अगला नंबर आपका भी लग सकता है, क्योंकि हालात कुछ इस तरीके के हैं। तवलीन सिंह जैसी पत्रकार को भी देख लीजिए, जो एक बार मैं मानती थी कि वो कांग्रेस की जब सत्ता गई थी तो उन्होंने किस तरीके से उसमें भूमिका निभाई थी, लेकिन आज हालात क्या है कि वो खुद बताती हैं कि ये जो न्यू इंडिया का नारा जपा जा रहा है ये कितना बर्बर हो चुका है। अब एक बयान आया है उत्तर प्रदेश के डीजीपी का साहब का। डीजीपी साहब क्या कहते हैं, भारत समाचार की खबर है। डीजीपी प्रशांत किशोर ने अखिलेश यादव को नसीहत दे डाली। नसीहत क्या है? जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग अफवाहें ना फैलाएं। अच्छा, डीजीपी प्रशांत कुमार ने जातिगत पोस्टिंग को बताया गलत, गलत सूचना फैलाई जाती है, हमारा कर्तव्य सच्चाई बताना, अच्छी बात है। जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग गलत टिप्पणियों से बचे, जनपदों में मानक के अनुरूप तैनात है पुलिसकर्मी। डीजीपी ने जातिगत पोस्टिंग के दावों को अफवाह करार दिया। तो मैं बस इतना पूछना चाहता हूं, क्योंकि इनकी जिम्मेदारी यह भी बनती है कि पुराने बयानों को भी ध्यान रखा जाए। आप याद करिएगा, खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर बीजेपी के तमाम नेता जब सपा सरकार थी इस तरह का दावा करते थे कि एक ही जाति के लोगों को
नौकरियां मिलती हैं, सरकारी नौकरियां मिलती हैं, पोस्टिंग मिलती है, ये तमाम बातें कही जाती थी। क्या तब वो भी गलत बात कर रहे थे? क्या वो भी भ्रामक जानकारियां फैला रहे थे? इस बात की जानकारी भी देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि अखिलेश यादव ने जो दावा किया, जो बताए आंकड़े, वो सच है या झूठ है, वो आपस का मसला होगा। लेकिन अगर ये भ्रामक जानकारी है तो ऐसी ही भ्रामक जानकारियां तो उस समय भी फैलाई जा रही थी। याद है कैसे झूठ बोलते थे ये लोग? अगर ये बात सच है तो चलिए, श्रीनिवास मिश्रा लिखते हैं, अखिलेश सिंह साहब पर डीजीपी बोले ऐसे ना बोले, आपको गलत जानकारी दी गई। 5 जिलों की पुलिस ने बताया कितने ओबीसी थानेदार, नेता कुछ भी बक सकते हैं, इनकी जुबान फिसलती है। ये तमाम चीज़ें, शीन शब्द आया कहाँ से, कब से, इसे कितनी जाति लगा रही हैं, ये तमाम बातें, वो सारी चीज़ें उन्होंने कही हैं। खैर, अब आइए एक संभल लेकर चलता हूँ साहब। संभल में भी कुछ हुआ है, पहले देखिए क्या कह रहे हैं। जनपद संभल के थाना कैलादेवी क्षेत्र में आज से 2-3 दिन पूर्व मुखबिर खास की सूचना पे पुलिस के द्वारा एक दबिश दी गई। मुखबिर के द्वारा बताया गया था कि मेरठ के सोतीगंज में जो पहले गाड़ियां कटान होती थी, उसी तरीके की चोरी की गाड़ियों का कटान है वो थाना कैलादेवी क्षेत्र के गोडाउन में हो रही है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि यहाँ पे पूर्व में कुछ दिन पहले हरियाणा पुलिस की कार्रवाई भी हुई थी। अब क्या है खबर, संभल पब्लिक नहीं डाला। भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेश सिंघल के भाई के गोदाम पर पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की। 100 से ज्यादा चोरी की गाड़ियों के कटे पुर्जे मिले। कपिल सिंघल के खिलाफ मुकदमा दर्ज है और हाल ही में कपिल सिंघल अपने भाई के साथ मुलाकात करने पहुंचे थे योगी आदित्यनाथ महोदय से भी। जी हाँ, उसके बाद ये कार्रवाई हुई। अब समझिए किस तरह के हालात हैं। आइए एक और तस्वीर में दिखाता हूं, ये व्यक्ति कौन है आप पहचान जाएंगे। सचिन गुप्ता है, पत्रकार। वो लिखते हैं, यूपी में पहली बार किसी अपराधी की प्रॉपर्टी सरकार के नाम हो गई। अपराधी की प्रॉपर्टी सरकार के नाम। दुबई में बैठे शारिक साठा की 2 करोड़ 31 लाख रुपए की प्रॉपर्टी संभल की जिला अदालत ने सरकार को दे दी है। शारिक साठा पर संभल हिंसा की साजिश रचने का आरोप है और इसी लिहाज से उनको दे दी गई है, आप इसे संभालिए। मुस्लिम स्पेस लिखता है, यानी आरोप की बुनियाद पर एक मुसलमान की प्रॉपर्टी सरकार के नाम हो गई। यही तो खेल है, यही तो समझना है, बाकी तो सब मुंह माया है। नमस्कार।